नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की वादियों में चलेंगे, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ वहाँ के गंभीर चिंता पर बात करेंगे। जी। हाल ही में ये जो धराली इलाके में हुआ बादल फटना और फिर वो बाढ़ कई गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाँ, बिल्कुल। ये खबरें काफी परेशान करने वाली हैं। और ये कोई पहली बार तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ में एक लेख है हम्म। जिसका शीर्षक है उत्तराखंड आपदाएं, प्रकृति का कहर या मानव की लापरवाही। हम्म। तो इसी लेख के जरिए हम आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे हम्म। कि ये जो देवभूमि में बार बार तबाही आ रही है, क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल है? या इसमें हमारा भी कुछ हाथ है? हाँ, मतलब हमारी अपनी गलतियों का, हमारी विकास नीतियों का कितना बड़ा हाथ है? सवाल यही है, प्रकृति या लापरवाही? चलिए देखते हैं, इस पर बात करते हैं। चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो लेख की शुरुआत होती है मौसम के बदलते मिजाज से। हाँ। इसमें आईएनजी मतलब भारत मौसम विभाग के हवाले से बताया गया है कि इस साल मॉनसून का पैटर्न काफी असामान्य रहा है। जी बिल्कुल। दो अलग अलग वेदर सिस्टम्स का मिलना, ये एक कारण बताया गया है। हाँ, और इसी वजह से कुछ इलाकों में बादल फटने जैसी घटनाएं हुई और बहुत ज्यादा बारिश हुई। अत्यधिक बारिश, बिल्कुल। आंकड़े भी हैं इसमें। देखिए, उत्तराखंड में सालाना औसत बारिश होती है करीब 1500 से 2000 मिलीमीटर। हाँ, ये एवरेज है। लेकिन इस बार जैसा लेख बता रहा है, कई जगहों पर सिर्फ 48 घंटों में 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी बरसा। बाप रे, 300 mm 48 घंटे में, ये तो बहुत ज्यादा है। जाहिर है, इतनी बारिश तो छोटी बड़ी नदियों को मिनटों में उफान पर ले आएगी। बिल्कुल। और ये अत्यधिक बारिश, ये सीधे तौर पर बाढ़ का कारण बनती है, ये तो साफ है। लेकिन कहानी सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि हिमालय, खासकर ये उत्तराखंड वाला हिस्सा, भूवैज्ञानिक रूप से कितना कितना नाजुक है। अच्छा, लेख इस पर भी जोर देता है। हाँ बिल्कुल, लेख इसी नाजुक पहलू पर जोर देता है। देखिए, ये पहाड़ भूगर्भीय दृष्टि से युवा माने जाते हैं। युवा पहाड़ मतलब ये अभी भी बन रहे हैं, पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं। और यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट जैसी बड़ी भूगर्भीय दरारें हैं। फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट लाइंस, हाँ सुना है। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के अंदर की वो कमजोर कड़ियां हैं जहां चट्टानें अस्थिर होती हैं। ठीक है। अब जब लगातार भारी बारिश होती है तो पानी इन दरारों में रिसता है। हाँ। मिट्टी ढीली पड़ती है। हाँ। और जो चट्टानें पहले से कमजोर हैं वो खिसकने लगती हैं। और इसी से होता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। बिल्कुल, इसी से भूस्खलन होते हैं, जो अब उत्तराखंड में कह सकते हैं कि आम बात हो गए हैं। तो ये भारी बारिश और ऊपर से ये कमजोर पहाड़, ये तो वाकई एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हुआ। हाँ बिल्कुल। पर लेख एक चौंकाने वाले कारण का भी जिक्र कर रहा है। जी। ग्लेशियरों से बनी झीलों का अचानक फट जाना। हाँ, झीलों बताया गया है कि धारिली में जो हालिया बाढ़ आई उसके पीछे शायद एक मोरेन डैम्ड लेक का टूटना भी एक वजह हो सकती है। मोरेन डैम्ड लेक क्या बला है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्लेशियर जब पिघलते हैं या पीछे हटते हैं ना जी, तो वो अपने साथ लाए पत्थर, मिट्टी और मलबा, जिसे मुरेन कहते हैं। अच्छा, मोरेन। हाँ, वो पीछे छोड़ जाते हैं। कभी कभी ये मलबा एक दीवार या बांध जैसा बन जाता है। कुदरती बांध। हाँ बिल्कुल। और उसके पीछे पिघले ग्लेशियर का पानी जमा होकर एक झील बन जाती है। ओह, अच्छा। यही है मोरेन डैम्ड लेक। लेकिन ये कुदरती बांध अक्सर बहुत कच्चे और अस्थिर होते हैं। मतलब मजबूत नहीं होते? नहीं, अगर झील में पानी ज्यादा भर जाए या तेज बारिश हो या मान लीजिए कोई भूस्खलन झील में ही गिर जाए तो ये कच्चा बांध टूट सकता है और फिर झील का सारा पानी वो बड़ी तेजी से नीचे घाटी में बह निकलता है। उसे ही GOLOF कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बिल्कुल। और ये अचानक आती है और बहुत बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। ये तो वाकई डरावना है। और लेख में जो आंकड़ा दिया है वो तो और भी चिंता बढ़ा रहा है। कौन सा आंकड़ा? कि उत्तराखंड में ऐसी 350 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं। 350 से ज्यादा? हाँ। और उनमें से करीब 70 को अत्यधिक जोखिम भरा माना गया है। जी, 70। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब 70 टाइम बॉम्ब, जैसे आपने कहा, ये कहना गलत नहीं होगा शायद। बाप रे। इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब ये कि क्या ये सिर्फ प्रकृति का ही काम है? लेख साफ इशारा करता है कि इसमें मानवीय गतिविधियां वो इस खतरे को कई गुना बढ़ा रही हैं। हाँ, यहीं पर वो सवाल फिर से आ जाता है, प्रकृति का कहर या मानव की लापरवाही।
लेख किस तरह की मानवीय गतिविधियों की बात कर रहा है? मुख्य रूप से अनियंत्रित और बिना सोचे समझे किए जा रहे विकास कार्यों की। जैसे बड़े पैमाने पर सड़कों का चौड़ीकरण। हाँ, वो 4 धाम परियोजना की भी बात होती है। बिल्कुल। बढ़ता हुआ पर्यटन का दबाव और खासकर जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी। हाँ, इन सब के लिए क्या हुआ? बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं। अब सोचिए, जब पहाड़ी ढलानों से पेड़ कटते हैं तो क्या होता है? मिट्टी ढीली हो जाती होगी। बिल्कुल। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। उनके हटने से मिट्टी कमजोर हो जाती है। जरा सी ज्यादा बारिश में ये मिट्टी बहने लगती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सही। और साथ ही नदियों के किनारों पर उनके जो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र हैं, फ्लड प्लेन जिसे कहते हैं। हाँ, फ्लड प्लेन, उसमें अंधाधुंध निर्माण हुआ है। घर, होटल, दुकानें, इसने पानी के निकलने का रास्ता ही रोक दिया है। तो पानी कहाँ जाएगा? बस्तियों में घुसेगा। बिल्कुल। नतीजा, बाढ़ का पानी बस्तियों में घुसता है और तबाही मचाता है। जो नुकसान शायद कम होता वो कई गुना बढ़ जाता। तो ये तो एक तरह से दोहरी मार हुई। एक तो प्रकृति की अपनी चुनौतियां हैं ही, ऊपर से हमने अपनी गतिविधियों से उन चुनौतियों को और गंभीर बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मान लीजिए अगर आपदा आ ही जाए तो क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? लेख आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पर क्या कहता है? यहीं पर एक और बड़ी कमी सामने आती है। क्या? लेख बताता है कि कई अति संवेदनशील इलाकों में पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, हाँ, EWS, वो या तो हैं ही नहीं या फिर अगर हैं भी तो वो कारगर नहीं है, वक्त पर काम नहीं करते। क्या मतलब? ये तो बहुत बहुत बुनियादी जरूरत है। अगर लोगों को वक्त पर खतरे की सूचना ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी जान कैसे बचाएंगे? यही तो सवाल है। ऐसी तकनीक तो है हमारे पास, फिर ये सिस्टम हर जगह क्यों नहीं है? क्या संसाधनों की कमी है या इच्छा शक्ति की? देखिए, संसाधनों की कमी तो है ही, साथ ही प्राथमिकता का सवाल भी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी। इसके अलावा जो हमारे बचाव दल हैं, SDRF और NDRF, राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, हाँ, वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके पास भी संसाधन सीमित होते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना। हाँ, वो तो है। अक्सर भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं और बचाव टीमों को प्रभावित गांव तक पहुंचने में ही कभी-कभी 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। और ये समय, ये तो बहुत कीमती होता है जान बचाने के लिए। बहुत ज्यादा। जब हम इन आपदाओं के इतिहास को देखते हैं तो आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। हाँ, कुछ गंभीर तथ्य याद दिलाता है। हाँ, आंकड़े स्थिति की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, हाँ, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,700 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। असल संख्या शायद और ज्यादा हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। फिर 2021 की चमोली आपदा, जिसमें ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गया। हाँ, वो ग्लेशियर टूटने से हुई थी ना जी। उसमें भी 200 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हो गए। और इस साल 2023-24 में औसत से 35% ज्यादा बारिश हुई है। 35% ज्यादा? हाँ। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लेख कहता है कि पिछले सिर्फ 20 सालों में उत्तराखंड में 100 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 100 से ज्यादा? जी। पिछले 20 साल में? जी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आपदाओं की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। और इसका सीधा असर सिर्फ इंसानों पर तो नहीं पड़ रहा होगा, पर्यावरण पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल, पर्यावरण पर इसका बहुत गहरा और लंबा असर पड़ रहा है। लेख इस बारे में क्या कहता है? देखिए, अंधाधुंध जंगल कटाई से, जैसा हमने बात की, पहाड़ों की ढलानें कमजोर हो रही हैं, मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन, वो बढ़ रहा है। अब ये कटी हुई मिट्टी और मलबा ये बहकर कहाँ जाता है? नदियों में। नदियों में जमा हो जाता होगा। हाँ, इससे नदियों का तल, रिवर बेड, वो ऊपर उठ रहा है और उनका जो प्राकृतिक प्रवाह है वो बाधित हो रहा है। तो इससे बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। बिल्कुल, एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। और वन्य जीवों पर? हिमालय तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का खजाना माना जाता है। हाँ, उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेख में जिक्र है कि हिमालयी भालू, स्नो लेपर्ड यानी बर्फीले तेंदुए और कस्तूरी मृग, हाँ, ये तो बहुत दुर्लभ जीव हैं। बिल्कुल, इनकी जो प्राकृतिक आवास हैं, हैबिटेट, वो सिकुड़ रहे हैं। जंगल कटने और इंसानी दखल बढ़ने से उनके रहने की जगह कम हो रही है, उनके भोजन के स्रोत घट रहे हैं। ये तो पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल,
ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। अच्छा, आपदा प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियों पर वापस लौटें। लेख कुछ और बातें भी बताता है, राहत पहुंचाने में देरी के अलावा। हाँ, वो बताता है कि दुर्गम इलाकों में राहत सामग्री और बचाव दल पहुंचाने में जो वक्त लगता है वो तो है ही। कई बार तो सड़कें और पुल बह जाने से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। फिर जो आधुनिक तकनीक है जैसे ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी, हाँ, उनका इस्तेमाल तो हो सकता है। हो तो रहा है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि सीमित पैमाने पे है। यहाँ समन्वय और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बहुत गुंजाइश है। क्या दुनिया में कहीं और मतलब दूसरे पहाड़ी देशों में इन चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा रहा है? क्या हम कहीं से कुछ सीख सकते हैं? लेख कोई उदाहरण देता है? हाँ, देता है। लेख कुछ दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देता है। अच्छा, जैसे हमारा पड़ोसी देश नेपाल, हाँ, वहाँ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल पर काफी जोर दिया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड मतलब आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को, वहाँ के लोगों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग होती है, योजना बनाने में उनकी राय ली जाती है, क्योंकि उन्हें अपने इलाके की समझ सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर भूटान का उदाहरण है, वहाँ भी ग्लेशियल झीलों का खतरा काफी ज्यादा है। अच्छा, तो वहाँ हर जोखिम भरी झील की नियमित और बहुत सख्त निगरानी की व्यवस्था है। ये तो बहुत जरूरी है। और अगर यूरोप में देखें तो स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया गया है। स्विट्जरलैंड, वहां भी तो पहाड़ है। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी पहाड़ी इलाके हैं, भूस्खलन का खतरा रहता है, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। कैसे? संवेदनशील ढलानों को स्थिर करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाए हैं, खास तरह की रिटेनिंग वॉल्स बनाई हैं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और आपदाओं का सामना भी कर सके, इको फ्रेंडली और रेजिलिएंट। वाह! तो लेख का मानना है कि भारत इन मॉडलों से प्रेरणा ले सकता है, बेशक अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव करके। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि रास्ते मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो फिर इनसे बातों का निचोड़ क्या है? लेख क्या समाधान सुझाता है? क्या किया जाना चाहिए? लेख कई ठोस और व्यवहारिक समाधानों की बात करता है जिन्हें अपनाने की जरूरत है और जल्दी अपनाने की जरूरत है। क्या है वो समाधान? पहला क्या है? सबसे पहले स्मार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम का विस्तार। स्मार्ट मतलब सिर्फ सायरन बजाना नहीं, बल्कि रियल टाइम सेंसर नेटवर्क लगाना, सैटेलाइट से मिलने वाले अलर्ट्स का इस्तेमाल करना और सबसे जरूरी, लोगों तक मोबाइल फोन के जरिए तुरंत इंस्टेंटली सूचना पहुंचाना, ताकि लोगों को खतरे का पता चलते ही सुरक्षित जगहों पर जाने का वक्त मिल सके। बिल्कुल, कुछ मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। ठीक है। और दूसरा, निर्माण कार्यों के बारे में क्या? दूसरा अहम सुझाव है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ। हाँ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल। मतलब कोई भी बड़ा निर्माण, चाहे वो सड़क हो, पुल हो या कोई इमारत, उसे शुरू करने से पहले उस जगह का गहन भूगर्भीय सर्वे अनिवार्य किया जाए। ये देखने के लिए कि जमीन कैसी है। हाँ, कि जमीन कितनी स्थिर है, क्या वहां निर्माण करना सुरक्षित है, और साथ ही नदी के किनारों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और बहुत ज्यादा ढलान वाली जगहों पर नए निर्माण पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। ये तो बहुत जरूरी लगता है। और तीसरा, उन खतरनाक ग्लेशियर झीलों का क्या? तीसरा समाधान उन्हीं से जुड़ा है, ग्लेशियरों और ग्लेशियल झीलों की गहन और निरंतर निगरानी। कैसे? इसके लिए हमारी जो संस्थाएं हैं, ISRO, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, WIHG और NDMA, इन सब के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। और जो झील ज्यादा खतरनाक हैं, उनकी जानकारी, उनकी स्थिति का एक सार्वजनिक डेटाबेस होना चाहिए, ताकि सबको पता रहे। हाँ, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और स्थानीय प्रशासन व लोग सब सतर्क रहें। आपने नेपाल के सामुदायिक मॉडल का जिक्र किया था, क्या भारत में भी वैसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही चौथा सुझाव है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। कैसे सशक्त करें? देखिए, आपदा सबसे पहले स्थानीय लोगों को प्रभावित करती है और वही सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते भी हैं। सही बात है। इसलिए उन्हें आपदा से बचाव का प्रशिक्षण देना, नियमित रूप से मॉक ड्रिल करवाना और आपदा प्रबंधन की जो योजनाएं बनती हैं, उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उनकी जो पारंपरिक जानकारी है, पारंपरिक ज्ञान, वो भी काफी काम आ सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। और अंत में, क्या नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर भी कुछ बदलावों की जरूरत है? हाँ, पांचवा और शायद सबसे बुनियादी सुझाव नीतिगत बदलावों से ही जुड़ा है। क्या बदलाव? लेख जोर देता है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी राज्यों के लिए खास एक स्पेशल इको सेंसिटिव डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए। मतलब विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर हो। बिल्कुल, पर्यटन को नियंत्रित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की जरूरत है,
ना कि अंधाधुंध। और जो मौजूदा और भविष्य के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई उस इलाके के लिए सुरक्षित और जरूरी हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या उनके फायदे उनके पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान से ज्यादा हैं, इसका आकलन जरूरी है। तो कुल मिलाके लेख का निष्कर्ष बहुत साफ है। उत्तराखंड में जो हो रहा है वो सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये प्रकृति की संवेदनशीलता और हमारी विकास की दिशा और पर्यावरण के प्रति हमारी जो लापरवाही है, उसका एक मिला-जुला और बहुत खतरनाक नतीजा है। हिमालय जितना खूबसूरत है, उतना ही नाजुक भी है। हाँ, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा और उसी हिसाब से काम करना होगा। बिल्कुल। और लेख एक चेतावनी भी देता है ना, जी बिल्कुल। कि अगर हमने अब भी सबक नहीं सीखा, अगर हमने वैज्ञानिक सोच, सख्त नीतियों और सबकी भागीदारी पर आधारित कदम नहीं उठाए, तो आने वाले सालों में ऐसी आपदाओं का खतरा कम नहीं होगा। बल्कि और बढ़ेगा। और ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे हिमालयी क्षेत्र और वहां रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक गंभीर संदेश है। सही कहा। सोचने वाली बात यह है, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, समाधान हमारी पहुंच में है, तकनीक है, ज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। हाँ, रास्ते पता है। असली सवाल ये है कि क्या उन समाधानों को जमीन पर उतारने के लिए, शायद कुछ मुश्किल और अलोकप्रिय फैसले लेने के लिए जरूरी राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति, क्या वो हमारे पास है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सिर्फ सरकारों को नहीं, शायद हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।